नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, थोड़ा सा अंतराल हुआ है वीडियो को अपलोड करने में और मैं फेस टू फेस आपके सामने इधर पिछले 2 सप्ताह से नहीं आ पाया था। हालांकि बीच में मेरे 1-2 वीडियो पड़े हैं, लेकिन वो केवल ऑडियो के माध्यम से आपके पास गया है। मेरे चेहरे को आप उसमें नहीं देख पाए होंगे। तो थोड़ा सा मैंने एक बदलाव करने की कोशिश की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने अब फेस से वाकिफ़ नहीं हो पाऊंगा। आपके लिए मैं बिल्कुल फेस टू फेस आपके सामने भी आऊंगा। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने अगर उपस्थित हैं, तो आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो विगत कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। और जब जब इस प्रकार की बातें होती हैं, तब तो कुछ समय तक एग्जाम में उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से रिपीट किया जाता है। आज मैं जिसकी चर्चा करने वाला हूं, वो चर्चा का विषय है नोबेल पुरस्कार। मुझे लगता है कि आप सभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें नोबेल के बारे में पता होगा। जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया भारत में शुरू हो चुकी है और कोचिंग संस्थानों को भी लगभग सभी लोग अब खोल चुके हैं भारत सरकार के आदेशों के अनुसार। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रुख क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जब कोचिंग शुरू हुआ तो मैंने ऑफलाइन क्लास आपको देना शुरू किया। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन के माध्यम से मेरी क्लास को कर रहे हैं, उनको मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ा चुका हूं। लेकिन जो छात्र मुझसे ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन पर ही डिपेंड हैं, मेरे YouTube पे डिपेंड हैं, उन छात्रों को लेकर मैंने आज का क्लास पूरी तरह से नोबेल पुरस्कारों को लेकर ही बनाया है। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से व्यक्ति बने हैं और उनको यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संपूर्ण वीडियो को जरूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज मैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम एक ऐसे ट्रिकी माध्यम से आपको बताऊंगा जो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ताकि आपके पास जो कुछ भी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष जाने और अच्छे ढंग से जाने, ताकि किसी तरह की कोई समस्या आने वाले समय में भी न होने पाए। तो विजेताओं का नाम तो हम जानेंगे ही, 20 के विजेता कौन कौन बने हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस नोबेल पुरस्कार के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें कि नोबेल पुरस्कार का बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। अब भाई जी आप समझ सकते हैं कि कितना मूल्यवान ये पुरस्कार है, कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा पुरस्कार कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार को जो व्यक्ति जीत लेता हो, उसके लिए कितनी गर्व की बात होगी, उसके लिए कितनी हर्ष की बात होगी, जब पूरी दुनिया उस व्यक्ति के नाम को याद रखता है। और उस समय के दौर की जितनी भी कंपटीशन होती हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, विजेताओं का नाम हमेशा पूछा जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं होता तो शायद इसकी उपयोगिता उतनी नहीं होती, लेकिन हमें क्या, पूरी दुनिया के लोगों को इस न्यूज़ के बारे में जानकारी रखनी ही पड़ती है। तो आइए हम भी याद रखेंगे, लेकिन पहले इसके बैकग्राउंड को लेकर चलिए। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है
अब मन में एक प्रश्न जाएगा कि भाई जी, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार को देता कौन है? तो इसको प्रदान करता है कौन सा देश? स्वीडन। स्वीडन जो कि यूरोप महादेश में स्थित है। यूरोप महादेश का एक कंट्री है स्वीडन, बहुत ही संपन्न देश है। इसी देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े प्राइज नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अब प्रश्न मन में ये जाएगा कि भाई ठीक है, ये स्वीडन तो देता है, बट देता क्यों है? यह पुरस्कार क्यों देता है, बाकी देश क्यों नहीं देते हैं? तो थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान रखेंगे, स्वीडन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। और सच्चाई क्या है इनके बारे में कि इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1833 में और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, प्रोफेसर भी थे, लेखक भी थे, सर्वगुण संपन्न, हम कह सकते हैं कि सभी गुणों में संपन्न थे। इनके पास जो भी चल और अचल संपत्ति थी उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बंदा वैज्ञानिक जब था तो किस क्षेत्र में नाम किया इतना? तो याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल का नाम किस लिए फेमस है? 1867 में डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार ये बहुत बार पूछा गया है। डायनामाइट जिसका उपयोग परमाणु बम वगैरह में किया जाता है, तो इसका आविष्कार करने का श्रेय जाता है अल्फ्रेड नोबेल को। बहुत अधिक संपत्ति, लेकिन संपत्ति का यूज करने वाला कोई नहीं। जब ये मरे 10 दिसंबर 1896 को, तो स्वीडिश गवर्नमेंट इनके घरों को गई और इनके टोटल चल और अचल संपत्ति के बारे में पता लगाया। पता लगाने के क्रम में ही उनको एक चिट्ठी मिला, जिस चिट्ठी में लिखा गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सभी चल और अचल संपत्ति से संबंधित जो भी राशि हो, उस राशि को स्वीडिश बैंक में रख दिया जाए और उससे जो ब्याज की रकम मिले, उस ब्याज की रकम को ही दुनिया के किसी भी वैसे व्यक्ति को जो सबसे बेहतर काम करे उनको यह दिया जाए, चाहे वो बंदा स्वीडन के हो या किसी और देश का हो। तो एक तरह से उन्होंने घोषणा ही कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा। इस प्रकार से स्वीडिश गवर्नमेंट ने उनकी संपत्ति को एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद उसे स्वीडिश बैंक में रख दिया। अब उससे जो ब्याज मिलता है उसी ब्याज को नोबेल पुरस्कार के तौर पर हर साल दिया जाता है, जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, बशर्ते कि वह वर्ल्ड में सबसे बेहतर काम करे। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी जाएगा कि ठीक है, बात तो समझ गए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भाई बढ़िया काम का मतलब क्या? बढ़िया काम तो कुछ भी हो सकता है। एक गायक गायकी के क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ाता है, बहुत अच्छा गायक है, पूरे वर्ल्ड के लोग उसके फैन हैं, तो क्या यह पुरस्कार गायकों को भी दिया जाएगा? एक ऐसा अभिनेता है जो बहुत बेहतरीन डांस करता है, क्या यह पुरस्कार डांस करने वाले को दिया जाएगा? एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, गणित का बहुत बड़ा विद्वान है, क्या यह पुरस्कार मैथमेटिशियन को दिया जाएगा? जी नहीं। नोबेल पुरस्कार जब शुरू किया गया तो यह तय कर दिया गया कि यह पुरस्कार केवल 6 क्षेत्रों में ही दिया जा सकता है। यानी आपका जो क्षेत्र है वो मात्र 6 ही होना चाहिए, 6 में से कोई एक होगा तो आप प्राइज जीतेंगे। आइए हम देखें कि पुरस्कार ये शुरू कब हुआ।
पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो इसका शुरुआत हुआ है 1901 से, और यह प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। 1901 से पुरस्कार की शुरुआत हुई। पुराना पुरस्कार है, बहुत पुराना है। इस पुरस्कार के 100 साल से अधिक का भी समय निकल चुका है। तो इतने समय से यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कन्फर्म करना चाहता हूं कि पहले यह पुरस्कार जब शुरू किया गया था तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। बाद में इसको बढ़ाकर 6 क्षेत्र किया गया। तो आइए जानते हैं कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। चलिए उन 6 क्षेत्र का नाम जानेंगे कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, 6 क्षेत्रों की अगर बात की जाती है कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नाम आता है शांति का। आपका एक ऐसा प्रयास जिससे पूरे विश्व में अमन और चैन कायम हो, ऐसे कार्यों को अगर आप करते हैं तो आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। हाँ, अब सवाल एक ये भी बनता है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक संस्था बना देते हैं और वो संस्था कुछ ऐसा काम करे जिससे पूरे विश्व में शांति का माहौल कायम हो, तो यह पुरस्कार संस्था को भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, न सिर्फ व्यक्तियों को मिल सकता है बल्कि यह संस्था को भी मिल सकता है ना। अब आइए देखें आगे और कौन सा क्षेत्र है। अगला क्षेत्र है भौतिकी। भौतिकी पर यदि आपका रिसर्च बहुत बेहतर है, आपके आविष्कार से पूरी दुनिया को फायदा हो गया, आपने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे युवा पीढ़ी के लिए मार्ग खुल गया, तो आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। उसी तरह से एक क्षेत्र है रसायन। यह पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोग इस पुरस्कार के हकदार बनते हैं और हमेशा मिलते ही रहा है। उसके बाद एक पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। कोई बढ़िया सा बुक लिखने पर, वो बुक जो पूरे वर्ल्ड में एक सामाजिक परिवर्तनों को लाए, जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति का सकारात्मक सोच हो, वह किताब समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला दे, ऐसे पुस्तकों को यदि आप लिखते हैं तो ऐसे पुस्तकों को लिखने वाले लेखकों को भी साहित्य का पुरस्कार मिलता है। उसके बाद एक है आपका अर्थशास्त्र। तो आइए अब जाने, जैसे मैंने बताया ना कि इनमें से जो ये 6 टाइप का प्राइज है, 6 क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज है, उसमें एक क्षेत्र की शुरुआत बाद में हुई थी, और वह पुरस्कार कौन सा है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और इस अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई। मतलब पहली बार इसको 1969 में दिया गया था, और इसके जो प्रथम विजेता बने थे वो नॉर्वे के व्यक्ति बने थे, रेगनर फ्रिश। उनका नाम था रेगनर फ्रिश, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के विद्वान नॉर्वे के रहने वाले। तो वो पहली बार इस पुरस्कार को जीते थे। 1967-68 में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि यह प्राइज दिया जाएगा, और 69 में पहली बार इसको प्रदान कर दिया गया। बाकी ये जो है ना, ये जो 5 टाइप का है नोबेल, ये शुरू हुआ है कब से? 1901 से ही। अब आइए कुछ और बेसिक बातों को जानें। जैसे इसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र या शांति जो भी पुरस्कार हो, हमने पहले ही बताया कि इन पुरस्कारों को देने का काम कौन सा देश करता है? स्वीडन। स्वीडन देता है। लेकिन इसमें से 5 ऐसे पुरस्कार हैं जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है। स्वीडन की राजधानी की बात करेंगे तो क्या आएगा जी? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। यहां पे ये 5 टाइप का प्राइज मिलता है। 5 टाइप का प्राइज यहां पर दिया जाता है। कौन कौन? तो यहां पर दिया जाता है भौतिकी का, यहां पर दिया जाता है रसायन का,
यहां पर दिया जाता है चिकित्सा का, यहां पर दिया जाता है साहित्य का, और यहां पर दिया जाता है अर्थशास्त्र का। ये प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है। लेकिन एक ऐसा इसमें प्राइज है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो स्वीडन तो देता है बट स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में न देकर इस पुरस्कार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये याद रखेंगे, ओस्लो में दिया जाता है। तो 5 टाइप के जो प्राइज है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि स्वीडन तो सभी प्रकार के पुरस्कारों को देता है, बट अगर शांति का नोबेल आपको मिला है तो आप उससे लेने के लिए स्टॉकहोम में नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा कहां? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। क्या वजह है? अब तो ये स्वीडिश एकेडमी जो नोबेल कमेटी है वो तय करती है क्या इसका वजह है। अब देखिए थोड़ा सा एक और बात, ये तो मैंने बता दिया इसके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में। जैसे आप देखेंगे इसमें मैथ का क्षेत्र है ही नहीं, यानी मैथ में नोबेल नहीं मिलता है, लेकिन मैथ में नोबेल की तरह ही एक मिलता है एबेल पुरस्कार, एबेल। और अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एबेल पुरस्कार। मैथ में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को भी छोड़िए। जो ऊपर के जो ये 5 टाइप के नोबेल पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों को देने का कार्य करती है स्वीडिश एकेडमी। स्वीडिश एकेडमी, जैसे मान लेते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देती है, तो शांति का स्वीडिश नोबेल एकेडमी जो है वो तय करेगी। साहित्य स्वीडिश एकेडमी तय करेगी आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार। रसायन स्वीडिश एकेडमी तय करती है रसायन का नोबेल पुरस्कार। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वह जो है स्वीडिश बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज को स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब देखें इसमें क्या है, पुरस्कारों की जो घोषणा होती है, पुरस्कार देने की जो घोषणा होती है वो घोषणा होती है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, प्रथम या द्वितीय सप्ताह में। ध्यान रखेंगे, प्रथम सप्ताह में इसकी घोषणा हो जाए या द्वितीय सप्ताह में इसकी घोषणा की जाए कि इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन फाइनली उनके हाथों में यह पुरस्कार कब दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है कब? 10 दिसंबर को। याद रखेंगे, इस दिन का क्या हुआ था? नोबेल का मृत्यु हुआ था, तो जिस दिन मृत्यु हुआ था उसी दिन दिया जाता है। 10 दिसंबर को यह प्राइज विजेताओं के हाथों में चला जाता है। लेकिन घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। अब ध्यान रखेंगे, घोषणा अक्टूबर में हुई, प्राइज कब मिला? दिसंबर में। तो अक्टूबर से अगर लेकर चले अक्टूबर नवंबर, 2 महीना तो हुआ ना। अरे पहले या दूसरे सप्ताह का मतलब क्या हो गया? अब दिसंबर में आप 10 तक जा रहे हैं तो 2 महीने का डिफरेंस है। पुरस्कार 2 महीने के बाद आपके हाथों में पहुंचेगा। 10 दिसंबर को याद रखिएगा एक और दिवस मनता है मानवाधिकार दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है ये भी। यूएनओ इसको मनाता है मानवाधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही यूएनओ के द्वारा मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनता है। नोबेल पुरस्कार भी विजेताओं को कब मिलता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो 2 माह का जो अंतराल है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई जी।
जैसे किसी व्यक्ति को अगर नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित कर दिया जाए कि फलाना व्यक्ति को इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब मान लेते हैं कि ये वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा पुरस्कार है जी। इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, राशि, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जिस देश का वो व्यक्ति होगा वहां तो उसका शान शौकत और बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है इस पुरस्कार को मिलने के बाद, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि कहा नहीं जा सकता है। हमारे जैसे, आपके जैसे आम जनों को अगर यह पुरस्कार मिल जाए किसी कारण से, जैसे मान लें कि हम ही पढ़ा रहे हैं या आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर घोषणा कर दिया जाए कि इस स्टूडेंट को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, आप फूले नहीं समाएंगे। इतना खुश होंगे कि कभी कभी खुशी में भी हार्ट बीट बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ गया तो कभी कभी रुक भी जाता है। और अगर ये रुक गया तो समझिए कि आपका जो है सेवा समाप्त, और सेवा समाप्त तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पुरस्कार मृत व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं मिलता है। इसलिए कम से कम 2 महीने तक तो जिंदा रहने का प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर प्राइज किसी और के हाथों में चला जाएगा। तो धड़कनों को इतना उत्तेजित नहीं होने देना है जिससे प्राण ही निकल जाए और पुरस्कार मिलने वाला जो हो भी चला जाए, क्योंकि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं मिलता है। और यह बातें दी गई हैं कब से? तो 1974 से। मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिलता है नियम कब बन गया? 1974 में। लेकिन उसके पहले क्या किसी को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिल चुका है? उसके पहले किसी को मिल चुका है? तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पुरस्कार मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को इसके पहले मिल चुका है। वो कौन कौन है देखिए। 1931 में मिला था एक बार, और एक बार 1961 में मिला था। एरी एक्सल कार्ल फंडिट, एरी एक्सल कार्ल फंडिट, और एक है डैग हैमरशोल्ड। ये 2 लोगों को मिला था मरने से, मतलब मरने के बाद। चूंकि 74 में नियम बना ना कि मरणोपरांत नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पहले दोनों को मिल चुका था। एरी एक्सल कार्ल फंडिट ये स्वीडन के, और डैग हैमरशोल्ड भी कहाँ के? ये भी स्वीडन के। एरी एक्सल कार्ल फंडिट को मिला था किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और डैग हैमरशोल्ड को मिला था किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के महासचिव भी रह चुके हैं। यूएनओ के महासचिव भी बनाए जा चुके थे डैग हैमरशोल्ड, और उस समय उन्होंने शांति के लिए काफ़ी प्रयास किया था, जिसके चलते उनको यह प्राइज मिला था। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब आइए, अब जानते हैं कि राशि का क्या मामला है, राशि कैसे मिलता है। तो चूंकि ब्याज की रकम है, तो ब्याज की रकम कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। इसीलिए अगर हम 2020 के बारे में बात करेंगे कि 2020 में यह प्राइज कितनी राशि के तहत दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में इस प्राइज को दिया गया है टोटल राशि किस साल का? 2020 में जो राशि रहा है नोबेल पुरस्कार में, वो कितना रहा है? 11,45,000 डॉलर। 11,45,000 डॉलर की राशि इस बार नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दिया गया है। अब आइए एक एक करके हम नाम जानेंगे कि वो विजेता कौन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिकों को ही मिला है। भारत जिस देश में हम लोग हैं, वहाँ के लोगों के अंदर भी कला है इस पुरस्कार को जीतने की, और भारत भी इस पुरस्कार को अभी तक 9 बार जीत चुका है। 9 बार भारत के लोगों को मिला है, जबकि 100 से अधिक बार अमेरिकी वैज्ञानिकों को यह प्राइज मिला है।
चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मतलब सारे क्षेत्रों को देखा जाए तो हर साल अमेरिका का कोई ना कोई वैज्ञानिक, लेखक या शांति के प्रयासों के लिए मतलब पुरस्कार मिलता ही मिलता है। तो आइए हम जानते हैं इस बार रसायन के क्षेत्र में, रसायन, फिर है आपको भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, ये हो गए आपके 6 क्षेत्र। के क्षेत्र में मिला है लुईस गुलुक को, जो एक महिला हैं और ये अमेरिका की महिला है, लुईस गुलुक। शांति के लेकर इस बार यह प्राइज किसी व्यक्ति को न देकर संगठन को दिया गया है। जैसे मैं बताया था कि संगठन को मिल सकता है, और इस बार यह प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड प्रोग्राम, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह 2 लोगों को मिला है। एक मिला है पॉल मिलग्राम, जो कि अमेरिका के हैं, और एक हैं रॉबर्ट वी विल्सन, ये भी कहाँ के हैं, तो ये भी अमेरिका के ही हैं। 2 लोग विजेता बने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यह प्राइज इस बार 3 लोगों को दिया गया है। माइकल हाफ्टन, चार्ल्स राइस, हार्वे अल्टर। माइकल हाफ्टन, चार्ल्स राइस, हार्वे अल्टर। माइकल हाफ्टन की बात करेंगे, माइकल हाफ्टन तो ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन। हार्वे अल्टर अमेरिका, चार्ल्स राइस भी अमेरिका। भौतिकी के क्षेत्र में इस बार 3 लोगों को, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज, और एक है रेनहार्ड गेंजल। अब देखिए इसमें क्या क्या है। रोजर पेनरोज ब्रिटेन, एंड्रिया गेज अमेरिका, और रेनहार्ड गेंजल जर्मनी। रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2 लोगों को, जेनिफर डुडना अमेरिका, और इमैनुअल कारपेंटर अमेरिका। अब देखिए भाई जी, ये हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। मुझे लगता है कि जो नाम मैंने बताया है बहुत हार्ड नाम है, याद करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इन लोगों का नाम है कैसे याद रखेंगे कि हम इसको भूल नहीं पाएं और एग्जाम के समय आसानी से इसका उत्तर दे पाएं। देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे अगर इसको याद कर भी लेते हैं तो उनके सामने क्या समस्याएं होती हैं कि जब ये पूछा जाता है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, तो ये याद ही नहीं रहता है कि चार्ल्स राइस तो नाम तो सुने हैं, एंड्रिया गेज का नाम तो सुने हैं, लेकिन वो चिकित्सा में है कि भौतिकी में है, रसायन में है कि शांति में है, अब ये कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर वहाँ मामला फंस जाएगा,
क्योंकि आपके सामने ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन जब रहे तो एक ऐसा क्लू चाहिए जहां से आप पहचान कर लें कि नहीं ये भौतिकी के हैं तो भौतिकी के ही हैं, रसायन के हैं तो रसायन के ही हैं, ऐसी पहचान होनी चाहिए। तब देखिए उसके लिए क्या होगा। हम आपको एक ऐसा मेथड बता रहे हैं आज जहां से आप एग्जाम के समय तक इसको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, आसानी से याद रहेगा और बिल्कुल आप सही सही उत्तर देकर आएंगे। बस यहाँ थोड़ा सा हमको जीके में क्लू खोजना है कि कौन सा वो क्लू खोज ले जहाँ से हमको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं किसके बारे में, रसायन के बारे में। देखिए इसमें एक नाम है डुडना और इसमें देखिए एक नाम है कारपेंटर और यहां पर है क्या जी, रसायन। सोचिए कार को जब हम पेंट कराएंगे, कार को जब हम पेंट कराएंगे तो उसके लिए कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रंग से अगर उसको पेंट करेंगे तो रंग क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, रसायन है वो, है ना। तो कार पेंट, इससे पकड़ लेंगे कि कार को पेंट, पेंट किससे, पेंट मतलब क्या, रसायन हो गया, तो रसायन से। और जब कार पेंट हो जाएगा भाई जी, तो कार पेंट होने के बाद नया हो जाएगा ना, और जब नया होगा तो उसको लेकर अब खूब उड़ेंगे, उड़ेंगे उसको, यानी कार जैसे ही पेंट हुआ उसको लेकर उड़ना, लेकर क्या हो जाना, उड़ जाना, यानी यार मजा आ गया, अब तो मेरी एकदम न्यू कार है, क्या बताएंगे, मेरी एकदम न्यू कार है। कार के पेंट होने के बाद क्या होगा, नया लगेगा ही, और जब नया लगेगा तो और मस्ती में चलाएंगे, देखो भाई मेरे पास न्यू कार है, लेकर उसको उड़ने लगेंगे। तो उड़ना, देखिए यहाँ पर क्या है, डुडना, एक शब्द मिलेगा, डुडना, उड़ना, डुडना, उड़ना, डुडना, उड़ना, ठीक है ना। इससे पकड़ लेंगे कि कार को जब पेंट कराएंगे तो उसको क्या करेंगे, वो लेकर उड़ जाएंगे। तो ये दोनों नाम याद रहेगा किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। अब देखिए भौतिकी की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं किन बातों को बता रहा हूं। यहां पर देखिए मिल रहा है रोज और यहां पर मिल रहा है पेन, फिर इसमें मिल रहा है रोज, रोज पेन रोज मिल रहा है ना। यहां पर मिल रहा है गेज और यहां पर मिल रहा है रेन गेज। देखिए आप पकड़े कैसे, तो पेन से हम रोज रोज एक बात लिखेंगे। भाई भौतिकी पढ़ना है तो कॉपी कलम तो चाहिए ही चाहिए, तो पेन से हम रोज रोज एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि रेन गेज, रेन गेज वर्षा मापने का यंत्र है। आप जानते हैं ना कि वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रेन गेज। और वर्षा की जब बात आ गई तो किस में चला गया, फिजिक्स में। अरे वर्षा की बात हम चिकित्सा में करेंगे, वर्षा के बाद रसायन में करेंगे, वर्षा की बात किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे, साहित्य में करेंगे, शांति में करेंगे, किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। तो रोज रोज पेन से क्या लिख रहे हैं, रेन गेज के बारे में कि वर्षा कितनी हो रही है, कितना सेंटीमीटर हो रहा है ना जी। तो रेन गेज क्या है, वर्षा मापने वाला यंत्र है, रेन गेज। और देखिए इसमें भी क्या है, गेज, गेज गेज से दो मिलता जुलता नाम है, और रेन गेज वर्षा मापने वाला यंत्र है। क्या मापेंगे रोज रोज पेन से कि वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा मापने वाला यंत्र है रेन गेज, उस रेन गेज से मापेंगे कि वर्षा कैसे होती है, और इसके लिए रोज रोज हम पेन से उस बात को क्या करेंगे, लिखेंगे, और रोज रोज पेन से रोज रोज लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर चिकित्सा, चिकित्सा में यहाँ पर देखिए हाफ, राइस, अल्टर। देखिए भाई जी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको बिल्कुल फिट रहना है, चिकित्सा के लिए चक्कर नहीं लगाना है अस्पतालों का, तो सबसे पहले आप राइस खाना छोड़ दीजिए। राइस खाना क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि सुनिएगा डॉक्टर भी कहते हैं चावल मत खाइए, खास करके शुगर जैसे हुआ ना, सबसे पहले क्या मना करते हैं, चावल मत खाइए। गैस की समस्या है, राइस मत लीजिए, रोटी खाइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्कर में आप पड़ जाते हैं जब चावल खाते हैं तो राइस मत खाइए। और मान ले कि आपका मन नहीं माने तो क्या करेंगे, हाफ प्लेट खाएंगे। कितना खाएंगे, हाफ प्लेट खाएंगे। देखिए हाफ प्लेट खाएंगे, और वो भी अल्टर, एक एक दिन छोड़कर। अल्टर माने क्या होता है, अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़कर हाफ खाइए, अल्टरनेट खाइए, तो बिल्कुल क्या रहेंगे, टनाटन रहेंगे, टनाटन रहेंगे,
चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको चिकित्सा के लिए बिल्कुल चक्कर नहीं लगाना हो, फिट रहना है, तो राइस को हाफ खाइए, अल्टरनेट डे में वो भी खाइए। हाफ भी खाइए तो अल्टरनेट डे में। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि हाफ खाएंगे और रोज रोज खाएंगे, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे अल्टरनेट डे में खाइए। अल्टरनेट डे में भी मान लीजिए हम कह दें कि ठीक है हम चावल अल्टरनेट डे में ही खाएंगे, अब मन में आया कि नहीं हाफ नहीं खाएंगे, एक दिन जो छोड़े हैं ना उसके बदले में भी उसी दिन खा लेंगे, तब तो सब खत्म हो गया। राइस खाएंगे, अल्टरनेट डे में खाएंगे और हाफ ही खाएंगे। जब हाफ खाएंगे तो क्या रहेंगे भाई जी, चनाचन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र की बात आ गई, और अर्थशास्त्र का मतलब समझते हैं रुपया पैसा का विज्ञान। अरे अर्थशास्त्र में क्या सिखाया जाता है, पैसे को से पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पूंजी का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे कारखानों को लगाने पर हमको लाभ मिल सकता है, यानी रुपया पैसा कमाने का तरीका हमको सिखाता है कौन, अर्थशास्त्र। देश की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स वाले लोगों का। जो इकोनॉमिक्स के विद्वान होते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सही रूप से उसका मूल्यांकन जब करते हैं तो देश काफ़ी तेजी से आगे ग्रो करता है। आप जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको सब कुछ पता था। तो देखिए इकोनॉमिक्स मतलब हम क्या समझ गए, रुपया पैसा को लेकर। तो भाई देखिए किसी देश की तरक्की तभी ना हो पाएगी जब उस देश में क्या लगाए जाएंगे, मील लगाए जाएंगे। मील यानी कारखाना। जब कारखाना लगाया जाएगा तो लोगों को रोजगार की कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। रोजगार की जब दिक्कत ही नहीं होगी तो बेरोजगारी कहाँ से बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। लोगों के पास पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो उनका जीवन विल रहेगा, विल यानी खुश रहेगा, विल विल देखिए मिल रहा है यहाँ पर, विल विल्सन विल्सन विल रहेंगे आप, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, विल है एकदम। उसके बाद देखिए शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए इसमें एक फूड वर्ड को देख लीजिए। कोरोना के काल में सुन रहे होंगे आजकल बीजेपी जहां जहां चुनाव प्रचार कर रही है बिहार में, वहां बोल रही है क्या कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराए जा रहे हैं। कोरोना काल में मुफ्त राशन मुहैया कराए जा रहे हैं। भाई जी कोरोना काल में तो राशन चाहिए ही चाहिए, घरों से बाहर नहीं निकलना है, घरों में चिपक के रहना है। जब बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भाई घर में अन्न रहेगा तभी तो खाएंगे, अन्न रहेगा, भोजन मिल जाएगा, एकदम शांति से पड़े रहेंगे। तो भोजन मिल जाएगा तो शांति से पड़े रहेंगे, भोजन शांति से पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक है साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक की जब बात करेंगे तो देखिएगा इसमें दो वर्ड मिल रहा है, लुई और एक लुक। ग्लुक के जगह पर लुक लेकर चलिए, ग्लुक लुक। आप सुने होंगे फ्रांस में राजाओं के बारे में, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे सुनते हैं ना। तो भाई लुई 15वां हो, 14वां हो या 16वां हो, अगर उसको देखना हो, उसके लुक को देखना हो, लुक माने उसका चेहरा देखना हो, उसके बनावट को देखना हो, तो कहाँ देखेंगे? भौतिकी की किताब में देखेंगे, रसायन की किताब में देखेंगे, चिकित्सा की किताब में देखेंगे, किस में देखेंगे? साहित्य निकालिए। अब वो साहित्य चाहे हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, इसमें ना कहीं मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री में मिलेंगे या फिर पॉलिटी में मिलेंगे। किसका चेहरा देखना हो? तो लुई का चेहरा देखना हो तो साहित्य उसके लिए चाहिए। लुई का लुक अगर देखना है तो क्या चाहिए? साहित्य चाहिए। अब थोड़ा सा मेरी बातों का अनुसरण कीजिए। क्या मैंने बताया? रसायन, कार को पेंट जब कर लेंगे रसायन से तो उसको लेकर उड़ जाएंगे। अब उड़ना, कार को पेंट, कारपेंटर, उड़ना जुड़ना। भौतिकी, पेन से रोज रोज क्या लिखेंगे? रेन गेज के बारे में कि वर्षा कैसे होती है। रेन गेज किसको मापता है? वर्षा को। तो रेन गेज, एंड्रिया गेज, पेन से रोज रोज। चिकित्सा का चक्कर नहीं लगाना होगा। राइस अल्टरनेट डे में खाएंगे, वो भी हाफ प्लेट खाएंगे तो बिल्कुल चन रहेंगे।
और शास्त्र के लिए भी क्या है, मिल लगाओ, मिल है और मिल है तो रोजगार है, रोजगार है तो पैसा है, पैसा है तो जीवन, विल है, क्या विल है। उसके बाद देखो शांति, भरपेट भोजन मिल जाएगा, मन क्या हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। साहित्य, लुई का लुक अगर देखना है, 14वां हो, 15वां हो, चाहे 16वां हो, चाहे 36वां हो, कोई भी हो, किसी भी लुई का लुक देखना है तो किस में जाना पड़ेगा, साहित्य में। तो ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। तो चलिए हम अगली क्लास में एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।